हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर ज्ञान एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी को। तो क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से देखते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स दिए हैं क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी में, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, देन ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे टू द 6th चैप्टर। ओके, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या नाम है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखो, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया की साइज़ और इंडिया के लोकेशन के बारे में इसमें हमें पूरा बताया गया है और हम इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे नीचे एक मैप दिख रहा है। ये क्या है, ये इंडिया। देखिए यहाँ पे येलो कलर का जो पार्ट है ये इंडिया है। ये इंडिया अपने वर्ल्ड मैप पे कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, ये आपका मैप है। इसमें आपको दिख रहा है कि कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ठीक है, ये सारे हमें कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। ओके, एंड अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो ये बेसिक जानकारी हमें है। व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो एक बड़ा सा लैंड मास जो कि पानी से कवर होता है, एक बड़ा सा लैंड मास, इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना। ये सारी बेसिक जानकारी आपको है। ओके, तो अभी हम इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन। ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इंडिया जो है वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, एंड इसने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। किसके फील्ड में, तो डेवलपमेंट के फील्ड में। इन द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत सारी प्रोग्रेस करी है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि पिछले 50 सालों में इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखने को मिला, इंडस्ट्री डेवलप की, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज आई कंट्री में, और इस तरीके से ओवरऑल एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया का एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने के लिए। देखिए, अगर हम लोकेशन की बात करें तो इंडिया इज़ अ वस्ट कंट्री लेइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया एक बड़ी कंट्री है और ये पूरी तरह से ना नदर्न हेमिस्फीयर पर ही है। अब नदर्न हेमिस्फीयर क्या है, मे भी हो सकता है ये नया वर्ड हो। देखिए, जैसे कि एक ये आप सर्कल है, हाँ मान लेते हैं अर्थ है, ये अर्थ का इसमें इसको जो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर होता है। इस इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये नॉर्थ साइड वाला पार्ट जो है ये नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और ये जो नीचे है साउथ साइड का है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, तो इंडिया को अर्थ को 2 हिस्सों में बांटने वाली लाइन इक्वेटर, और इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जो आधा हिस्सा हुआ, आधा सेमी सर्कल, ये आपका बन गया नदर्न हेमिस्फीयर और ये नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है ना एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर पे है। देखो, जैसे कि आपको ये नीचे वाला मैप दिख रहा है, इसमें ये रही इंडिया और ये रही इक्वेटर, 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री। तो ये देखिए 0 डिग्री से ऊपर है, मतलब ये पूरा इंडिया एंटायरली लेइंग ऑन दी नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अगर हम लैटिट्यूड की वाइज देखें तो देखो, लोकेशन पता करने के लिए ना तो दो इसमें इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसी होती है, जो ऐसी लेटी लेटी होती है, मतलब जो आपकी लैंडस्केप लाइन होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, वो लैटिट्यूड होती है, और जो वर्टिकल होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है। हाँ, अब इंडिया की लोकेशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, इससे जस्ट ऊपर यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये आपकी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। देखो हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इस पे देखिए है इसीलिए, ठीक है। लैटिट्यूड एंड कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये यहाँ तक जो लोकेशन है वो आपकी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो ये लैटिट्यूड की बात हो गई। एंड लॉन्गिट्यूड, अगर लॉन्गिट्यूड वाइज देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। अगर हम लॉन्गिट्यूड पे देखें तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी ये दी गई है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि लैटिट्यूड जो है वो आपकी वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन की बात होती है। आगे दिया है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है ये लाइन, और ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इसकी अगर हम लोकेशन देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है। ये हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, अर्थ को नहीं, इंडिया को। इंडिया का जो मैप है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडिया को ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टू द साउदर्न ईस्ट एंड साउदर्न वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea, ठीक है। अगर हम देखें साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ठीक। साउथ ईस्ट की बात हो रही है, साउथ ईस्ट का मतलब ये साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में। तो इंडिया के साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में 2 आइलैंड हैं, एक ये वाला जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और इधर जो है लक्षद्वीप आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, और इधर जो अरेबियन सी है इसमें आपका लक्षद्वीप आइलैंड है। तो ये दोनों इंडिया के आइलैंड्स हैं। The extent of these groups of island from your atlas. Okay, now you have to find out in your atlas. Do you know क्या दिया है इसमें, देखो इंटरेस्टिंग सा पॉइंट। So the southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. तो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो ग्रुप्स है उनमें से एक आइलैंड है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट, विच इज़ सबमर्ज्ड अंडर द सी, जो कि समुद्र में डूब गया 2004 में ड्यूरिंग द सुनामी में वो समुद्र में चला गया, ठीक है। तो ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है, और जो इंडिया पूरे सब कॉन्टिनेंट का साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक। ये एक आपका एक फैक्ट दिया हुआ है इसमें। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के लैंड मास का जो पूरा एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। ये इंडिया का मैप दिया है, अगर यहाँ से लेके पूरे एरिया की बात की जाए, पूरा एरिया जितना भी है ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इंडिया इज़ द टोटल एरिया अकाउंट for about 2.4% of total geographical area in the world, ठीक है। अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें तो टोटल जोग्राफिकल एरिया वो 2.4% है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 2.4% जो पार्ट है वो इंडिया के पास है, ठीक है।
फ्रॉम दी फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट द इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये फिगर आपको नीचे दिया गया है, इसमें आपको देखने से पता चलेगा कि इंडिया जो है 7th पोजीशन पे है। इट मीन्स इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री रशिया है, आफ्टर दैट कनाडा है, उसके बाद यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड 7th नंबर पे इंडिया आती है। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वो 2.4% है। ठीक है, इससे हमें देखने पर चलता है कि हाँ, इंडिया इज़ वन ऑफ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, यानी कि लार्जेस्ट कंट्रीज़ में 7th पोजीशन पे है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री का मतलब है, देखिए ये इंडिया की बाउंड्री है, ये जो डार्क ब्लैक कलर से आपको लाइन दिख रही है, ये इंडिया की बाउंड्री है। अब जो लैंड बाउंड्री का मतलब है जो लैंड से कनेक्टेड है, जैसे कि ये वाली बाउंड्री, ये जो आपको ग्रीन कलर की पार्ट से जो कनेक्टेड दिख रही है ना, ये वाली बाउंड्री, ये आपकी 15,200 किलोमीटर्स की है ये। ठीक है, and the total length of the coastal line and the mainland including Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। और अगर इसकी कोस्टल लाइन की बात की जाए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी इंक्लूड करके, तो एक कोस्टल लाइन जो बनती है वो 7,516.6 किलोमीटर की है। इट मीन्स ये वाली जो ये कोस्टल लाइन है, समुद्री में, समुद्री तट जिसे कहते हैं, समुद्री तट में जो लाइन है, मतलब ये जो समुद्र की बाउंड्री है बेसिकली वो, और इसमें आपका मेनलैंड की तो इंक्लूड है ही, साथ में लक्षद्वीप और अंडमान ग्रुप आइलैंड ग्रुप्स की भी इसमें इंक्लूड है। तो टोटल होती है वो 7,516.6 किलोमीटर। इसका डाटा आपको एकदम से रटना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स से घिरा हुआ है। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब देखिए, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ है। अगर बात करें तो ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है इंडिया में, और ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, ये ईस्ट है और दिस इज वेस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की ये वाले पोर्शन की बात हो रही है। ये वाला पूरा पोर्शन जो है इंडिया का हिमालयन माउंटेन्स से बाउंडेड है, यानी कि यहाँ पे हिमालय माउंटेन्स खड़े हुए हैं, और हिमालय माउंटेन्स को ही यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। South of about 22 degree north latitude, it begins to the taper and extends toward the Indian Ocean, dividing it into two seas. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ, 22 डिग्री से, ये देखिए 22 डिग्री से, ये आपके 20 डिग्री है और ये 28 डिग्री है, तो ये 22 डिग्री यहाँ पर है। 22 डिग्री से इंडिया की जो लैंडमास है वो टैपर होने लगता है। टैपर यानी कि इसे सकरा होता जाता है, पतला होता जाता है, और ये इंडियन ओशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इक्वल नहीं, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। नीचे जो है आपका इंडियन ओशन है। अब ये जो इंडिया का लैंडमास जो टैपर होता गया है ना, इसने यहाँ पे इंडियन ओशन को इधर बना दिया बे ऑफ बंगाल और इधर बना दिया अरेबियन सी, यानी कि दो ओशन सीज में डिवाइड कर देता है किसको, इंडियन ओशन को। ये नीचे आपका पूरा इंडियन ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही दिया गया है, साउथ ऑफ द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टैपर टू एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज। कौन कौन से टू सीज हैं, द अरेबियन सी एंड इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, यानी कि वेस्ट साइड में आपका अरेबियन सी और ईस्ट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल। लुक एट द फिगर 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. ठीक है, देखिए इसमें क्या बात बोली गई है कि यहाँ पे अगर हम
कैलकुलेशन बिठाएं ना दोनों की, यानी कि यहाँ का 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट साउथ तक, यदि आप माइनस करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 30 डिग्री के आसपास आता है, 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक का माइनस करते हैं फिर भी वो आपका 30 डिग्री आता है। लेकिन हमें देखने में क्या पता चलता है, या फिर हम मेज़र करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर्स की है। और ये आपकी जो वेस्ट साइड से लेकर ईस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर्स की है। इट मीन्स कि नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो एक्सटेंट है इज़ ग्रेटर देन द एक्सटेंट ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ठीक, अब टाइम लैग क्या है, देखो टाइम लैग एक नए शब्द हमें सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर गुजरात से लेकर ये लास्ट अरुणाचल प्रदेश यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का अगर हम देखें तो इंडिया में 2 आवर का टाइम लगेगा, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के बीच में। Hence, the time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minute east, passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as a standard time for the whole country। यानी कि ये आपको याद रखना है कि हम फिर टाइम मेज़र कैसे करते हैं, क्वेश्चन आना चाहिए। अगर 2 घंटे का डिफरेंस है तो फिर हम टाइम को कैसे मेज़र करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड मेरिडियन का यूज़ करते हैं। देखिए ये वाली जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना लॉन्गिट्यूड पे, ये आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन की अगर लोकेशन देखी जाए तो 82 डिग्री 30 मिनट आप ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, यानी कि 80 से लेके 84 के बीच में, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट साइड पर जो लाइन पास होती है इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। ये इंडिया में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है, यानी कि अगर हम लोकेशन देखें तो इन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। यहाँ से हम स्टैंडर्ड टाइम पूरी होल कंट्री के लिए लेते हैं। और दी होल कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम हम कहाँ से मेज़र करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन से मेज़र करते हैं, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आई होप यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। The latitudinal extent influence the duration of day and night as one move from south to north। ठीक है, लेकिन ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ना ये आपका इन्फ्लुएंस करता है डे एंड नाइट के ड्यूरेशन को। एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यदि हम साउथ से नॉर्थ की साइड मूव करेंगे, साउथ से नॉर्थ की साइड मूव करेंगे तो ये आपका ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाई इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट has been taken as the standard meridian for India। Now these are the question that you have to not solve but you have to think about it कि क्यों हम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से ही स्टैंडर्ड टाइम मेज़र करते हैं। एक फैक्ट तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये इंडिया के सेंट्रल से पास होता है, इंडिया के तो इसलिए हम इसको इजीली यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से मेज़र करेंगे तो हो सकता है यहाँ वालों के लिए 2 घंटे का डिफरेंस हो, इसलिए हम बीच का टाइम ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी और रीजंस आप पता कर सकते हैं। Why is the difference between the duration of day and night hardly felt in Kanyakumari but not so in Kashmir। दूसरा कारण आपको दूसरा फैक्ट ये पता करना है कि क्यों हमें जो ज़्यादातर डिफरेंस डे एंड नाइट का देखने को मिलेगा वो कन्याकुमारी में देखने को मिलेगा, यहाँ पर कन्याकुमारी में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। वाई नॉट इन कश्मीर, तो इसका रीज़न भी आप सोचेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड क्या दिया है, The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia। India is southward extension of Asian continent, the Trans-Indian Ocean route which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategical central location to India। जो इंडिया का लैंडमास है वो सेंट्रल लोकेशन पे, सेंट्रल लोकेशन मतलब ईस्ट और वेस्ट एशिया में सेंट्रल में, जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एशियाई कॉन्टिनेंट पर्पल कलर का, ये एशिया कॉन्टिनेंट है पूरा, और ये येलो येलो जो है वो इंडिया है। तो इंडिया सेंट्रल पार्ट में है,
एशिया के ईस्ट पार्ट से और वेस्ट पार्ट, यानी कि मान लीजिए आप ईस्ट साइड से वेस्ट की साइड जाना चाह रहे हैं, एशिया में ही ईस्ट से वेस्ट जाना चाह रहे हैं, तो आप इंडिया के आपको बीच में मिलेगा, इसीलिए इसको बोला है सेंट्रल लोकेशन ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, साथ में ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है, यानी कि जो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट का नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, तो इंडिया कहाँ पर है, साउथ में है। साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, यानी कि जो इंडिया के ओशियन रूट्स हैं वो भी कनेक्ट करते हैं यूरोप की कंट्रीज़ को इन दी वेस्ट कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया, यानी कि आप कहने का मतलब है कि अगर हम ईस्ट एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी इंडिया की एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। देखिए यहाँ से अगर कोई शिप जाएगा तो यहाँ इंडिया के पास से, इंडिया की तटीय सीमा इंडिया के पास से ही होके गुजरेगा। अब यहाँ पे आपको ना एक अच्छा सा फैक्ट पढ़ने को मिलेगा, तो आइए करते हैं इसको, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि इंडिया की कैसे एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है एशिया कॉन्टिनेंट में। प्रोवाइड ये हो गया, नोट द डेक्कन पेनिनसुलर रिड्यूस into an Indian Ocean that helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast। ठीक है, देखो इसको ये समझते हैं कि ये है इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट। कौन सा है, वेस्टर्न कोस्ट है, ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है। भाई ईस्ट साइड में है और समुद्र में है, ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्ट साइड में है और समुद्र में है, वेस्टर्न कोस्ट है। ईजी है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब वेस्टर्न कोस्ट से, कोस्टल लाइन से हम एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, हाँ इस मैप से हम समझ सकते हैं कि इंडिया का ये देखिए ये है वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ से आपको सामान भेजना है या मंगाना है, आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बेसिकली बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ से आप वेस्ट एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं, आप अफ्रीका को कनेक्ट कर सकते हैं, आप यूरोप को कनेक्ट कर सकते हैं, यूरोप को कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे किसके, अपने वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से आपने एशिया के वेस्टर्न पार्ट को कनेक्ट किया, अफ्रीका को और यूरोप को कनेक्ट किया, साथ में जो ईस्टर्न कोस्ट है इससे आप ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ईस्टर्न एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही दिया है कि जो डेक्कन पेनिनसुलर है, ये इसको डेक्कन पेनिनसुलर कहते हैं, डेक्कन पेनिनसुलर इनटू द इंडियन ओशन, इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारे इंडियन ओशन में, देखिए कितनी बड़ी कोस्टल लाइन इंडियन ओशन में है, दैट हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, एक अच्छा क्लोज कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ एंड यूरोप के साथ फ्रॉम दी वेस्टर्न कोस्ट, और ये सब कहाँ से हो सकता है, वेस्टर्न कोस्ट से। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट से एंड द साउथ ईस्ट इन द साउथ ईस्ट एरिया एशिया एंड ईस्टर्न कोस्ट, और हम जो साउथ ईस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं और ईस्ट एशिया है उसको हम ईस्टर्न कोस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साउथ ईस्ट कंट्रीज़ का मतलब, कहने का मतलब है ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो, और एशिया की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो, इनको हम अपने ईस्टर्न कोस्ट, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इससे होगा क्या कि अच्छा बिजनेस हम कंटिन्यू कर पाएंगे, बिजनेस स्टेब्लिश कर पाएंगे, जिससे कि अच्छे रिलेशंस बनते हैं इन कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, नो अदर कंट्री हैव अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज़ एमिडेंट पोजीशन ऑफ इंडियन ओशन। किसी और कंट्री की इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है ही नहीं इंडियन ओशन में जितनी बड़ी हमारे पास है, यानी कि इंडिया के पास जितनी बड़ी कोस्टल लाइन है इंडियन ओशन में, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन किसी और कंट्री की नहीं है। इस वजह से ही मतलब एक आप ये सोचिए कितनी बड़ी कोस्टल लाइन है जिस वजह से पूरे ओशन का नाम इंडिया के नाम पर है, इंडियन ओशन। ठीक है, तो इट हैज़ काफ़ी अच्छी बात है ये। हम देखिए यहाँ पे, डू यू नो एक फैक्ट दिया है कि सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। ठीक है, अब ये सुएज कैनल है, ये क्या है ये समझेंगे। देखिए एक यहाँ पीछे भी मैप दिया है ओके, पर आई थिंक मैं इस वाले मैप से अच्छे से समझा पाऊँगी। देखिए ये इंडिया है और ये यूरोप है। ठीक है, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, मतलब इसे अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, मैंने भी पेंसिल नहीं है, हाँ
देखिए यहाँ से ना यहाँ का कोई रास्ता नहीं था, यहाँ से यहाँ का कोई रास्ता नहीं था। मतलब अगर आप इंडिया से यूरोप पहुँचना चाहते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ेगा, यूरोप पहुँचेंगे। यानी कि पूरा पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर खा के जाना पड़ेगा देन यूरोप पहुँचने के लिए। तो ये ना बहुत लंबा रूट पड़ता था, बहुत टाइम वेस्ट होता था, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता था सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन विद द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल ने क्या करा, इंडिया को यूरोप के साथ जोड़ दिया और साथ में इसकी डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर्स तक कम हो गई। कैसे? तो देखो ये यहाँ पे एक कैनल बनाई गई, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है और ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में ये छोटा सा जो पोर्शन था, बेसिक यही वो पोर्शन था जहाँ पे लैंड थी, बाकी तो समुद्र था। देखो यहाँ पे आपका ऐसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको रेड सी मिलेगा, देन उसके बाद यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, लेकिन यहाँ बीच में ना एक एरिया था जो कि लैंडमास था। अब इसको लैंडमास को कट करके यहाँ पे सुएज कैनल बनाया और रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो अब शिप्स जो है इजीली यहाँ से इंडियन ओशन से होके, रेड सी से होके, मेडिटेरियन सी से होके यूरोप पहुँच जाती हैं। तो ये क्या हुआ, बहुत बढ़िया एक जगह तैयार हो गई। मतलब जैसे इसमें दिख रहा है आपको, ये मुंबई है, यानी कि जो इंडिया का आपका वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से ये आपका अरेबियन सी से ट्रैवल हुआ और यहाँ पे आपका ये रेड सी में एंटर करा, रेड सी से ये यहाँ पे आपकी बन गई सुएज कैनल। ये जो एरिया है, ये पोजीशन यहाँ पे सुएज कैनल बन गई है। तो सुएज कैनल से मेडिटेरियन सी में पहुँच जाता है और एक साथ आपका यूरोप की सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसी वजह से हुआ क्या कि 7,000 किलोमीटर यानी पूरा अफ्रीका का जो चक्कर खा के जाना पड़ता था, उतना बड़ा डिस्टेंस कम कर पाया। तो आप समझ रहे हो कितनी अच्छी इंपॉर्टेंस हो गई है सुएज कैनल, कितना बढ़िया काम हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। India's connect with the world have the continue through the age, but their relationship through the land route are much older than the maritime contacts. The various passes across the mountains in the north and have provided the passages to the ancient travelers। ठीक है, यानी कि इंडिया के ना बहुत पुराने टाइम से ही बहुत अच्छे क्लोज कॉन्टैक्ट्स रहे हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। लेकिन पहले जो ये कॉन्टैक्ट्स थे ना, वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के साथ हो पाते थे जिनके साथ हम लैंडली कनेक्ट थे, ज़मीन के रास्ते कनेक्ट थे। हम इंडिया जो है सभी कंट्रीज़ के साथ थोड़ी ना लैंड से कनेक्ट है, कुछ ही कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट है। तो उन कंट्रीज़ के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन से, या फिर जैसे कि ये देखिए इंडिया के पास या तिब्बत से कनेक्ट हो, चाइना से कनेक्ट है, मंगोलिया से कनेक्ट हो सकता है ना, इधर कजाकिस्तान वगैरह इधर से कनेक्ट हो सकता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन क्या ये इंडिया की ज़मीन जो है, इंडिया की लैंड है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कनेक्ट है? अफ्रीका की क्या कोई देश के साथ कनेक्ट है? तो आप कहेंगे नहीं है कनेक्ट। तो ये जो है ना इतना ओल्डर रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन फिर भी जो लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द मरीन टाइम कॉन्टैक्ट्स, यानी कि लैंड रूट्स जो है ना वो ज़्यादा पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब ज़्यादा पुराने रूट्स हैं एज कम्पेयर टू मरीन टाइम कॉन्टैक्ट्स। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स में पासेस बने होते थे, रास्ते बने होते थे, जहाँ से इंडिया का से कोई बिजनेसमैन या व्यापारी जो है वो दूसरे देश चला जाता था और दूसरे देश का व्यापारी भी भारत आ जाता था बिजनेस करने के लिए। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्ट सच इंटरेक्शन विद द लॉन्ग टाइम, कि काफ़ी लंबे समय तक जो समुद्र था इसने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। ठीक है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, ज़्यादा खोज भी नहीं होती है, पता भी नहीं चला था और कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर है। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since the ancient time. The idea of Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the India's numeral and the decimal system, thus could reach many parts of the world. The spices, muslins and the other merchandise were taken from the India to different countries. ठीक है, यानी कि जो इंडिया के जो रूट्स हैं वो उसने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर दी कनेक्टिंग ऑफ अ कंट्री, कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज़, है ना, अलग अलग कंट्रीज़ को कनेक्ट करने में बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। और
सिर्फ कंट्रीज़ कनेक्ट नहीं हुई, उनकी आइडियाज़, उनकी जो इन्वेंशंस हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं, वो सब भी एक देश से दूसरे देश पहुंची। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, न्यूमेरिक सिस्टम, हाँ, डेसिमल सिस्टम, तो ये सब भी एक देश से दूसरे देश पहुँचे। कॉटन, स्पाइसेस और जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हुए, है ना, तो ये सब चीज़ें भी पहुँची। तो इस तरीके से लोगों ने एक दूसरे कल्चर को समझा। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर and the architecture style of Doom and Madrid from West Asia can be seen in the different part of the country। उसी तरीके से दूसरे देशों की भी जो कल्चर था, उनका जो चीज़ें थी, वो हमारे देश में देखने को मिली। जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर हमें देखने को मिला, डूम स्टाइल के जो मंदिर बनते हैं, या जो जगह होती हैं जैसे टोपी नुमा होती है ना, वो, तो ये क्या वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एशिया की, तो ये सारी हमें चीज़ें जो अपनी कंट्री में भी देखने को मिली। इन शॉर्ट हम इससे ये समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री की चीज़ें भी दूसरों के पास गई, और दूसरों के कल्चर, उनके कैसे तरीके हैं, कैसे रहते हैं, रहन सहन, वो सब भी हमारे पास हमें देखने को मिला। ठीक तो ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ दीज रूट्स एंड जो इनके एरियाज हैं जिनसे इंडिया कनेक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, इंडिया की एक अच्छी पोजीशन है, साथ में इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, आप सभी लोग नाम जानते भी हैं, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद, अच्छा ये फाइंड आउट आप सॉल्व करेंगे और इन पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, द म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट। आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, श्रीलंका एंड मॉलदीव्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात हो रही है कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ से पाकिस्तान है, दैन उसके बाद एक अफगानिस्तान है, इसके साथ भी थोड़ी सी बाउंड्री कनेक्ट होती है, और उसके बाद चाइना है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर देखेंगे तो आप म्यांमार है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपकी हो गई लैंड कंट्रीज, कौन कौन सी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सारी आपकी नेबरिंग कंट्रीज हो गई जो लैंड से कनेक्ट है। साथ में 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आइलैंड की हैं, श्रीलंका और मॉलदीव्स ये रहा मॉलदीव्स। ठीक है, ये भी एक टापू कंट्री है, मतलब आइलैंड कंट्री है, और श्रीलंका ये भी एक आइलैंड कंट्री है। तो ये दोनों भी हमारी नेबरिंग कंट्री हैं, श्रीलंका एंड मॉलदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म्ड बाय द पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट है, अलग है। देखो यहाँ पे हमें देखने को लगता है ना, बहुत एक लाइन बनी रहती है, एक्चुअली ये डॉटेड लाइन आपको देखने को लगता है कि ये कनेक्ट है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं है। एक बहुत छोटी सी चैनल है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, वहाँ से ये पल्क स्ट्रेट, तो ये जो है यहाँ से ये डिवाइड है, यानी कि इंडिया से अलग है। वाइल द मॉलदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड इन दी साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, और जो मॉलदीव्स है वो तो लक्षद्वीप आइलैंड का जो ग्रुप है उसके साउथ में है ना। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप के साउथ साइड में मॉलदीव्स है, तो मॉलदीव्स एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। लोकेशन आपको पता होना चाहिए। India has a strong geographical and historical link with the neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stand apart from the rest of Asia. ठीक, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और ये एक बढ़िया चैप्टर था, मस्त एकदम, लोकेशन वगैरह के बारे में बताया गया है, तो आपको सब पढ़ के मज़ा आया होगा। ठीक है, और इसमें कुछ बीच बीच में फैक्ट्स दिए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हाँ, तो आप इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, आप इसमें से टिक करेंगे, पढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो पे सेकंड चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझने में मज़ा आया होगा। आया है तो इसको लाइक शेयर कीजिए ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, बाय।